वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 29 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर और व्यूअर हैं, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से हमें अपना दिशा पता चलता है कि आपका डिमांड क्या है और सप्लाई हमें क्या करना है, इसलिए महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव जो भी हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, जैसे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस से रिलेटेड एक ग्रुप है उसका भी आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग बहुत से महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करने के लिए इस अंडरलाइन पेपर को प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। और जो युक्ति आईएएस पर आप लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही है उसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए, भारत में पहली बार ऐसी घटनाएं कोई हुई, इतनी बड़ी टावर को गिराया गया है जिसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई। इस पर न्यूज़ लगातार बना हुआ है, 1 से 1.5 सप्ताह से ये न्यूज़ ये ट्विन टावर से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार के आरोप में इसे दिया गया था। एपेक्स और सियान टावरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 1 वर्ष बाद इसे आखिरकार 28 अगस्त, जो कल का दिन था, रविवार का दिन, उस दिन यह गिरा दिया गया। तो इस पे बहुत से चीज़ों को स्पष्ट किया क्या, जिसमें देखिए बिल्डर का गुरूर भी कुछ चूर हुआ है। कुछ चीज़ें पॉइंट है, आपसे प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। यह हालांकि देखिए या पीटी में प्रश्न यहाँ से कम आने की उम्मीद है। इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न किए जा सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इससे रिलेटेड कहीं प्रश्न यहाँ क्रिएट किया जा सकता है कि इस प्रकार घटनाओं से क्या सीख मिलती है, तो आपको इससे क्या सीख मिला, यह प्रश्न आपसे किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। सबसे पहला तो यह संदेश आया इस घटना के बाद। दूसरा, जब ध्वस्त हो गया तो जनमानस पर अदालत के आदेश का भी बड़ा असर छोड़ गया कि अगर ऐसा कोई विवाद या मामला आता है तो न्यायालय जो न्याय संगत न्याय करती है वो जनता के हित में होती है। तो इसके संदर्भ में कुछ असर छोड़ गया। साथ ही साथ ट्विन टावर के गिरते ही कानून के राज में जय जयकार कर लोग जो थे, जय जयकार कर देश में बेईमान लोगों को बड़ा संदेश दिए। जो रसूख लोग वो हमेशा आर्थिक बल पर नियम कानून को अपने बिहाफ में कोऑर्डिनेट करते हैं और रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं क्रिया गतिविधि करते हैं, उनको प्रारंभिक स्तर पर कभी भी कानून का भय नहीं होता है। तो जब प्रक्रियाएं सामने आती है, जब मामला न्यायालय में जाता है, तो उनकी जो भी यह भ्रम है वो टूटता है। यह संदेश गया इस मामले से, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश रहा। साथ ही साथ फ्लैट खरीदारों से इन टावरों को गिराने के साथ साथ बिल्डरों और विकास प्राधिकरणों का भी गुरूर टूटा है। कुछ प्राधिकरण भी ऐसे हैं देश में जो अनैतिक रूप से इन बिल्डरों का साथ देते हैं। तो यह भी अब जो भी प्राधिकरण है बहुत सोच समझ के आगे का कार्य गतिविधि करेगा, क्योंकि 200 करोड़ का खड़ी बिल्डिंग को गिरा देना कोई आम बात नहीं है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। साथ ही साथ एक लास्ट है, भ्रष्टाचार में उनका साथ देने वाले 100 बार सोचेंगे। जो भी लोग इसके भ्रष्टाचार में संतृप्त ऐसे लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, महकमा होता है, वो भी अब 100 बार सोचेंगे ऐसे मामलों, क्योंकि सभी
लोग इस मामले में नापे गए हैं, अर्थात न्यायालय के नज़र में आए हैं। तो बहुत से चीज़ों को स्पष्ट कर दिया यह ध्वस्तीकरण जो हुआ है बिल्डिंग का। तो देखिए, इससे आपको बहुत सी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट की जाती है। पीटी में इससे रिलेटेड कम ही हमको लगता है कहीं प्रश्न पूछेगा, पर आपको इंटरव्यू के लिए यह प्रश्न क्या सीख देता है यह ज़रूर सीखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मानव जीवन में यह क्या सीख देता है यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कल ऑब्जर्व किया कि आपकी विफलता पर सभी लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। मैंने कल वीडियो इसका देखा था, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जब आप असफल होते हैं तो उसके पीछे जो लोग खड़े होते हैं तो सभी लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। जब यह बिल्डिंग बन रहा था तो किसी लोगों को, यानी मैं इसके बिहाफ में बात कर रहा हूँ, और सी बिल्डिंग बहुत से हैं, तो उसके साथ लोग खड़े होकर कभी उसका सहयोग नहीं करते हैं। पर अनायास जब इसका तबाही आता है, तो जब यह असफल होता है तो लोग ताली बजाकर लोग खड़े नज़र आ रहे थे। तो देखिए, इसके बिहाफ में आप ये समझ सकते हैं कि सफलता में केवल आप होते हैं, असफलता में सभी लोग आपका मजाक बनाते हैं। तो आप स्वयं को इससे यह भी सीख ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो यह देखने वाली बात है। तो चलिए हम लोग अब मेन न्यूज़ पर आते हैं। यह तो आपको हुआ इंटरव्यू ओरिएंट, जो यहाँ से न्यूज़ क्रिएट किया जा सकता है उसे हम लोग देखते हैं। कल मैच लिया गया, मैच पाकिस्तान से जीता भारत ने। तो इससे संबंधित, जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो अलग ही रंग होता है। तो इससे संबंधित आप लोगों को न्यूज़ आपको कवर करनी, जो खेल प्रेमी है उनके द्वारा किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक न्यूज़ है कि 100 वनडे कल विराट कोहली के द्वारा T20 वनडे खेला गया। तो एक लिस्ट है जिसमें सबसे अधिक वनडे मैच T20 वनडे मैच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले की सूची दी गई। वहाँ से प्रश्न आपको किया जा सकता है। देखिए, एक न्यूज़ है कल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न तीनों स्तरों पर किया जा सकता है। तो आप लोग को यहाँ से एक न्यूज़ को कवर करना है। 6 वर्ष से अधिक सज़ा वाले अपराधों को फॉरेंसिक जांच होगा जरूरी। अब जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा गया है। तो यह आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से किए जाएंगे बदलाव, इसके भी संकेत दिए गए। हालांकि पहले भी संकेत आते रहे हैं, पर कल स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया गया है। तो आने वाले समय में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जो है वो सभी में संशोधन देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड प्रश्न आपको उभरेंगे। तो इस पर नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। देखिए, कल केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं उनका कल दौरा था राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में। तो वहाँ यह बात की गई है और यह न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार की बात की जा रही है और बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जो भी अधिनियम है अंग्रेज के द्वारा अपने नीति या निर्धारण के आधार पर, अपनी औपनिवेशिक सोच के आधार पर बनाई गई थी, जिसे हम लगातार 75 वर्षों से उसे यथास्थिति संशोधनवाद के तहत हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें कुछ संशोधन किए गए, पर हम अपने आज़ाद स्वतंत्र भारत के संदर्भ में नियमों का पुनर्गठन नहीं किए, जो बहुत ही ज़रूरी है। मैं यह लगातार कई वर्षों से अपने अध्ययन में बात कर रहा हूँ कि जो भी नियम कानून है आईपीसी, सीआरपीसी, उसको संशोधित करते हुए, सीआरपीसी जो हालांकि आज़ादी के बाद आया है, पर आईपीसी जो है उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब किसी स्वतंत्रतावादी कानून भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। अब साथ ही साथ एक और भी पीटी ओरिएंट न्यूज़ है, यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। भारत में बनेगी फॉरेंसिक मोबाइल प्रयोगशाला को भी लॉन्च किया गया इनके द्वारा। तो पीटी ओरिएंट यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें अब यह होगा कम से कम समय मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, असम जैसे कई शहरों में अपने कैंपस शुरू करेगा यह मोबाइल प्रयोगशाला। तो इससे रिलेटेड देखिए कोई न्यूज़ है आपको पीटी ओरिएंट कवर करना। इससे रिलेटेड जो मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है वहाँ से प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से संबंधित एक रिपोर्ट गत वर्ष में आया था। तो यहाँ से आप लोगों को मेंस में या तो इंटरव्यू में प्रश्न किया जा सकता है कि जो सुधार किए जा रहे हैं, 6 वर्ष से अधिक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट पर संबंधित जो सुधार हो रहे हैं उससे संबंधित कुछ रिपोर्ट आया है।
और देखिए इंटरव्यू बोर्ड में बहुत लोग आपसे इस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। हालिया 1-2 वर्ष का रिपोर्ट आएगा, उससे संबंधित कोई भी न्यूज़, जैसे कि मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था एक रिपोर्ट के संदर्भ में, भ्रष्टाचार के संदर्भ में, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई रिपोर्ट आया है, तो मैं उस समय मुझे माइंड मेरा क्लिक नहीं किया था, तो मैं नहीं उस समय असहज महसूस किया, तो सॉरी बोला था। तो देखिए होता क्या है कि आप कॉन्शस कितने हैं न्यूज़ के प्रति, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही न्यूज़ है कि देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का फॉरेंसिक प्रयोगशाला संबंधित रिपोर्ट है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि कंसिस्टेंस जो बना रहे और आप लोग से यह टॉपिक छूटे नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने कुछ सदस्य देशों, जो सदस्य देश है इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य देशों में वर्ल्ड जो मानवाधिकार आयोग है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। राष्ट्रीय जो हमारा जो नेशनल हाईवे राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार के सदस्य देश हैं उनके देश में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त संख्या का चिंता व्यक्त किया है कि देश में जो है जो हमारा फॉरेंसिक जो प्रयोगशाला है, जो अपर्याप्त संख्या इसकी, जो कि चर्चा अमित शाह ने भी की, जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी उसमें, तो संख्या चिंता व्यक्त की थी। और जो NHRC का मानना है कि यह समस्या साक्ष्यों की जांच में देरी, न्यायालयों में लंबित मामलों और जेलों में विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या का एक बड़ा कारण है। देखिए हाल ही में न्याय से संबंधित बहुत से सुधार किए जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही हो बात, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही हो बात, या केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जा रही हो बात। तो इस बार आप लोग के लिए मेंस में यहाँ से प्रश्न UPSC और PCS में ज़रूर होना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक उसको बेहतर तरीके से कीजिएगा। अब आंकड़े क्या कहते हैं इसे भी आप लोग जान लीजिए। अप्रैल 2021 का यहाँ आंकड़ा दिया जा रहा है क्योंकि अपडेट आंकड़ा यही है। तो महाराष्ट्र राज्य में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का लगभग 35,000 से अधिक मामले लंबित है। फॉरेंसिक जो प्रयोगशालाओं का जो संख्या लगभग लंबित जहां मामले 35,000 है, तो समझ सकते कितनी लंबित। फॉरेंसिक जांच मतलब होता है क्या, किसी भी घटना के संबंधित जो अनुसंधान होता है उसे फॉरेंसिक लैब में जांच करने, उससे जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर जो क्रिएट किया जाता है प्रयोगशाला, तो उसको फॉरेंसिक जांच प्रयोगशाला कहा जाता है, जिसमें संबंधित घटना से जो भी साक्ष्य हो गए, सूक्ष्म साक्ष्य, उसे एब्जॉर्ब करने की शक्ति उस प्रयोगशाला में होती। छोटे से छोटे साक्ष्य को जो हमारे जो नज़र से वो बच जाती है, उससे संबंधित प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है। साथ ही साथ फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है, जहां महाराष्ट्र में विभिन्न फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में एक निर्धारित कुल 1500 पदों में सिर्फ 733 की नियुक्ति, अर्थात लगभग 50% की नियुक्ति वहाँ है। 50% पद, लगभग 50% पद खाली है, जबकि बिहार में यह स्थिति 20% के स्तर तक है। ध्यान रखिएगा, जबकि बिहार में यह स्थिति 20% के स्तर, कुल जो स्वीकृत पद है उसमें। आगरा उत्तर प्रदेश के एक जिले में विभिन्न न्यायालयों में लगभग 7,000 के मामले फॉरेंसिक रिपोर्ट न मिलने के कारण लंबित है, जिसमें लगभग 2600 मामले 2 वर्ष से अधिक पुराने थे। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष से अधिक मामले फॉरेंसिक जांच के मामले। समझिए, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो पुलिस प्रशासन आगे कैसे मामले की जांच करेगा। तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। यह प्राथमिक स्तर पर ही समस्या देखने को मिल जाता है पुलिस महकमे में। किसी घटना से घटित फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट मंगानी हो तो मामले 2 वर्ष तक लंबित रह जाते हैं। तो यह सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने आ जाती है कि आगे का अनुसंधान वो कैसे करे। यह सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर की फैक्ट के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही सरकारी प्रयास इस संदर्भ में क्या किए गए हैं वो भी आप लोगों को जानना चाहिए। केवल नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है इस संदर्भ में। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय देश में फॉरेंसिक प्रयोगशाला के नवीकरणीय हेतु राज्य सरकारों के लिए निर्भया फंड, याद रखिएगा, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद निर्भया फंड का क्रिएट किया गया, जिसमें 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। उसी के तहत यहाँ पर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की जांच, क्योंकि जो निर्भया कांड में फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में भी यह मामले इसलिए देखने को मिल रहा था कि जो साक्ष्य थे वो बहुत ही
रीमॉडरेट किए गए थे, इसलिए फॉरेंसिक जांच पर विशेष महत्व दिया गया उस घटना में। तो निर्भया फंड एक क्रिएट किया गया है उस घटना के बाद। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें 200 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विधि विज्ञान सेवा निदेशालय, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज CFSL के नवीकरण का निर्णय किया, न उसे उन्नत बनाएगा, जो कि 6 जगह है। यह जो CFSL जो 6 स्थान पर चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित है, उसे उन्नतीकरण करेगा, नवीनीकरण करेगा, नया लुक उसे देगा, नए तरीके से वो काम करने के लिए उसे मोटिवेट करेगा, वित्त का प्रबंधन करेगा, सभी चीज़ें इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा, देश में मात्र 6 जगह या केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। PT ओरिएंट यहाँ से प्रश्न किए जा सकते हैं। साझा अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय नई दिल्ली और गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के व्यवहार विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन हाल ही में किया गया है। तो इससे संबंधित और भी गति देखने को मिली है। साथ में नोट आप लोग याद रखिएगा। इन प्रयासों के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य क्या है? गंभीर और जघन्य अपराधों के अधिक कुशल और वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराना। यह इसका मुख्य मोटो क्या है? अधिक जो गंभीर और जघन्य अपराध है, जैसे बलात्कार का मामला हो, सामूहिक हत्याकांड का मामला हो या सामूहिक बलात्कार का मामला हो, साथ ही साथ सामूहिक लूट कांड के मामला हो, तो देखिए इन मामलों जघन्य अपराधों में क्या है कि कुशल और वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि कोई भी छोटी से छोटी साक्ष्य छूटे नहीं पुलिस अनुसंधान में। तो इसके लिए हमें मॉडरेट करना होगा अपने सारे सिस्टम को। तो यह महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जब भी जघन्य और गंभीर अपराध की बात आती है तो यहाँ संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या है, यह भी चर्चा में आ जाता है। तो आपसे जब भी PT में प्रश्न मेंस इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी प्रश्न क्रिएट होने की संभावना है कि जांच से संबंधित तो आप किस मामले में यह जांच की जा सकती है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या है, तो आप लोग को यह जानना चाहिए। तो संज्ञेय अपराध क्या है? सामान्यतः गंभीर मामले होते हैं जिसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना होता है। तो संज्ञेय अपराध क्या है? जैसे कहीं पर सामूहिक लूट की गई अथवा लूट कांड या इस प्रकार के जो लूट कांड की जाती है, जैसे आप लोग देखते होंगे ज्वेलरी जहाँ लूट कांड की जाती है बड़े स्तरों पर, बहुत से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मर्डर, जघन्य मर्डर जिसमें सारे मानवीकृत स्तर को छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ सामूहिक हत्या भी इसमें शामिल होता है। जो जीनोसाइड होता है वो भी मामला इसमें सामने आ जाता है। तो इसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना होता है। इसमें किसी भी आज्ञा की जरूरत, न्यायालयीय आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। तो ये संज्ञेय अपराध में आता है, किस श्रेणी में आता है? असंज्ञेय अपराध की प्रकृति सामान्यतः निजी दोष अर्थात विवाह, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अपराध होती है, अर्थात अन्य अपराध जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है, किस श्रेणी में आता है? तो इसके लिए क्या होता है? जमानत योग्य और जमानत अयोग्य अपराध भी से माना जाता है, जिसमें अजमानती जो अपराध है कि आमतौर पर गंभीर अपराध होते हैं जिसमें 3 वर्ष से अधिक कारावास की सज़ा होती है। तो देखिए फॉरेंसिक जांच यहाँ भी कहीं न कहीं लागू की जाती है ऐसे मामलों में। तो यहाँ भी देखने को मिल सकता है। आगे यह किया जा सकता है कि इन 3 वर्ष पर, अभी तो 6 वर्ष का निर्धारण किया गया है, पर कुछ वर्ष बाद अगर मामला गंभीर ऐसे मामले आने लगेंगे तो 3 वर्ष में भी यह जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ जमानती जो अपराध है सामान्यतः कम गंभीर वाले होते हैं एवं कारावास भी उसमें कम की सज़ा दी जाती है। नोट यहाँ याद रखिएगा, संज्ञेय जो अपराध में बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तारी किए जा सकते हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई हथियार बंद लेके हमला कर रहा है
तो हथियारबंद मामले में मजिस्ट्रेट का वारंट ज़रूरी नहीं है, तुरंत पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। और देखे होंगे ऐसे बहुत जगह हथियारबंद हथियार जो का जखीरा पकड़ा जाता है, तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट नहीं करता है पुलिस, वहाँ पर वह तुरंत कार्रवाई करता है और पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा का अनुसंधान प्रारंभ कर देता है। पर असंज्ञेय अपराध सिर्फ वारंट द्वारा ही गिरफ्तार किया जाता है। जैसे परिवार और गंभीर मामले जो निजी दोष से संबंधित होते हैं, वहाँ वारंट का जरूरत हो सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट से आज्ञा के पश्चात ही पुलिस अनुसंधान प्रारंभ कर सकती, क्योंकि वहाँ पर निजता का सवाल हो जाता है। निजता अर्थात निजता का जो कानून है, सुरक्षा है, मौलिक अधिकार है, तो इससे संबंधित आपको मजिस्ट्रेट से नियम कानून और जो भी आज्ञा संबंधित गतिविधि कार्य आज्ञा लेनी होगी, तो ही जाके आगे काम कर सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो रिपोर्ट है मानवाधिकार, आप लोग को याद रखिएगा। जो भी चीज़ें और भी अपडेट होगा हम लोग उसे देखेंगे, नज़र रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए न्यूज़ है, देखिए एक एस्पिरेंट को मन की बात जो सीरीज चल रहा है, आप उनको सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से की नोट्स दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए मेंस और इंटरव्यू या तो पीटी में यहाँ से प्रश्न किया जाता है। मैं ऑब्जर्व किया हूँ, अगर एक साल एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें से आपको 10 से 15 जो प्रश्न होंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो विभिन्न एग्ज़ाम की बात हो रही, केवल एक एग्ज़ाम की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए स्वराज जो चलाया गया अभियान, उसके संदर्भ में बात की गई। जल संरक्षण कुपोषण के खिलाफ अभियान जो चलाए, उसकी चर्चा की गई है। तो आप लोग ये सब चीज़ों को देखते रहिए। आप लोगों को यह मन की बात जो सीरीज चलती है उसे खाली समय में सुननी चाहिए। रिकॉर्डेड भी आता है, रेडियो का कार्यक्रम है और इसका अब बहुत सा वीडियो भी आने लगा है, तो आप लोग इसे ज़रूर सुनिए, ताकि आप लोग चीज़ों से अपडेट रहिए कि देश में क्या हो रहा है और सरकार के नज़र में कौन सा टॉपिक अभी है, कौन सा जो कार्य है जो सरकार के नज़रों में है। बहुत से उदाहरण आपको बिहार के मिले होंगे जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो यह देखिए, एग्ज़ाम में वो सब प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है ये सब चीज़ों को नज़र में रखना, ताकि आप लोग एक्टिव रहिए। और संडे को देखिए रिलैक्स रह के चीज़ों को कीजिए। सप्ताह में जो शेष दिन है उस पर तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। एक दिन रिलैक्स के साथ इन सब चीज़ों को सुनिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आसान हो जाए। आगे बढ़ रहे हैं, तब तक चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए। देखिए कल गुजरात के सीएम का मेघा पाटेकर जो हैं पर हमला किया गया, अर्थात बात की गई है टीका टिप्पणी, जो यह बोला गया उनके द्वारा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना निर्माण में बाधा के लिए शहरी नक्सली को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर को सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने ऐसा शहरी नक्सली करार दिया है। तो ये कितना यथोचित है, यह प्रश्न से आपको इंटरव्यू यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि मेघा पाटेकर जैसे पर्यावरणविद लोग नक्सली, जो शहरी नक्सली के उदाहरण हैं, तो आपको यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है। देखिए राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक कार्यचलन में ये सब आम बात है, किसी पर दोषारोपण करना, पर उसका भौगोलिक स्तर पर क्या प्रभाव रहा है यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मेघा पाटेकर का जो योगदान है नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध परियोजना था, उसके संदर्भ में जो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके व्यक्तिगत हित क्या रहे हैं वो अलग बात है, पर उनकी सामूहिक समाज के प्रति जवाबदेहिता क्या स्पष्ट हुआ, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट करके अपने आंसर को दे सकते हैं। हालांकि उनके व्यक्तिगत जो हित होंगे वो उनके शोध के विषय रहेगा, पर सामूहिक रूप से यही देखने को मिला है कि जो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर संबंधी बांध से रिलेटेड उनका जो आंदोलन था वो कहीं न कहीं जनता के हित में था, लोगों के हित में था और एक बृहद पैमाने पर यह किया गया था। तो इसके परिणाम जो भी देखने को मिले
केवल यह आधार पर नहीं कह देना चाहिए कि जो भुज तक जो भेजा गया है पानी वो पहले भी आ सकता था कच्छ तक जो पानी भेजा गया है, सॉरी भुज में कहीं कुछ पढ़ रहा था इसीलिए भुज याद आ गया, कच्छ तक जो पानी है जो भेजा गया वो पहले ही आ जाता। यह प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल होता है कि आपकी दुर्दशा कहाँ तक निहित है, कितनी तीव्रता के साथ कोई परियोजनाओं को लागू करना चाहते हैं, यह इम्पोर्टेंट है, न कि किसी आंदोलनकर्ता के कार्य और दिशा पर। यह सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बात की गई है, तो यह राजनीतिक अब अखाड़ा का केंद्र भी बन सकता है। तो यह देखने वाली बात होगी। तो हम लोग जब इससे रिलेटेड कुछ बातें आएंगी तो हम लोग देखेंगे। देखिए साथ ही साथ एक न्यूज़ और भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एथिक्स प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है कि बदल रहे हैं परिवार और सभी को सुरक्षा पाने का हक है। एक्चुअली मामला यह हुआ कि एक कामकाजी महिला थी, शीर्ष न्यायालय में जो अपने पति के पूर्व विवाह संबंध अर्थात वो पहले शादी नहीं थे, उनका विवाह सेक्सुअल अटैचमेंट हो गया था उनसे, वो बच्चे का जो मातृत्व देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश की बात कर रही थी जो संबंधित नियोजक थे, सेवा नियोजक, पर उन्होंने इस आधार पर उन्हें मातृत्व लाभ नहीं दिया कि वो शादीशुदा नहीं है। हालांकि बाद में उनकी शादी हो जाती है, पर इसी आधार पर जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में मामले में जाती है कि ऐसा नियम कानून के संदर्भ में प्रश्न क्रिएट किया है। वर्तमान जो नियम है उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आदेश जारी किया है। क्या समाज में पारिवारिक संबंध अलग अलग रूप से लेते जा रहे हैं? यह संबंध घरेलू हो सकते हैं, बिना शादी के रहने वालों के बीच हो सकते हैं, LGBT जो समुदाय है उसके लोगों के बीच हो सकते हैं, या परिवार में जटिल संरचना है लेकिन इन्हें कानून के अनुसार सुरक्षा पाने का अधिकार है। तो सभी मामलों में लोगों को कानून जो है उससे संबंधित अधिकार उसे है। तो यह मामला था जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AP बोपन्ना है कि पीठ ने कहा कि समाज में परिवारों की संरचना बदल रही है और पीठ ने इन टिप्पणियों को और 2018 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी दिया है, जहां शीर्ष न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया और वयस्क जो स्त्री पुरुष हैं को बिना विवाह के लिव इन रिलेशन में साथ रहने के बाद जो उत्पन्न स्थितियां होती उसके संबंध में इसे दिया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ दशा और दिशा का निर्धारण करेगा यह नियम, यह जो टिप्पणी आया है, आदेश आया है। क्या सरकार में जो समाज में जो LGBT समुदाय के वैवाहिक संबंधों के संबंध में मान्यता जो पहले मिली है उसमें जो मातृत्व अवकाश का जो लाभ है उसे प्राप्त होगा, जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उसे भी प्राप्त होगा। तो यह महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रश्न क्रिएट कर सकता है मेंस और इंटरव्यू में, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर राज्यपाल नियम बताए या लगा दे राष्ट्रपति शासन, यह एक टॉपिक न्यूज़ कवर किया गया है झारखंड के संदर्भ में, क्योंकि लगातार जो हालिया स्थिति बनी हुई है हेमंत सोरेन के पास वो बहुत असहज है। तो इसमें वो रिझ कर यह बात बोले, लगातार सांसदों विधायकों को एकजुट रखना इस दौरान बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर की गई है। तो 4 दिनों प्रतीक्षा के बाद टूटा सत्ता पक्ष का धैर्य, खोला राजभवन में खिलाफ मोर्चा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को आर्टिकल 356 इससे पहले भी बहुत बार किया जा चुका है, तो इस पर विशेष हम लोग कभी चर्चा करेंगे क्योंकि एक न्यूज़ बहुत नीचे है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसे मैं कवर करना चाहता हूँ आज, इसलिए 356 कभी भी चर्चा में आ सकता है, तो उस पर हम चर्चा विशेष करेंगे। आज की न्यूज़ में या तो नेट पर आप लोगों को 356 आप सर्च करिएगा तो वहाँ पर भी आपको बहुत से न्यूज़ मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं विस्तृत न्यूज़ बाद में कवर करूँगा। तो संशय स्थिति समाप्त करने की बात की जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह न्यूज़ आप लोगों के लिए। देखिए साथ ही साथ एक और भी न्यूज़, भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं पार्टी के लोग भी अब विरोध में आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा संकेत है कि भ्रष्टाचार के जो स्तर में जो सुधार करने की प्रक्रिया खुद पार्टी में ही लोग कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी की जो पार्टी तृणमूल पार्टी,
तो वहाँ पर कुछ भ्रष्टाचार के स्तर देखने को मिले, जिसमें वहाँ के जो एक विधायक हैं उनके द्वारा यह क्या किया गया है, जो मामला उठाया गया और बोला गया है कि जो बहुत से मामले हैं जिसमें सांसद, विधायक और नेता लूट खा रहे हैं, अर्थात भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसके बावजूद उन्हें पार्टी संपत्ति अपना माना जाता रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उभार कर सामने लाता है। भ्रष्टाचार से संबंधित आप लोग को टॉपिक पहले भी कवर किया जा चुका है, तो आप लोग न्यूज़ को पहले वाले न्यूज़ प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो। मैं लिस्ट आप लोगों को बार बार, जो टॉपिक लिस्ट है मैं बार बार आप लोगों को शेयर करता हूं, उससे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस डेट को कौन सा न्यूज़ कवर हुआ है, आप लोग उस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है नीचे, फिर एक घोटाला आया, यह भी भ्रष्टाचार के मामले। बस इस एग्जाम्पल को आप लोग लेते जाइएगा, भ्रष्टाचार का जो टॉपिक कवर किया गया है उसमें ऐड करते जाइएगा आप लोग की नोट्स को। बाकी चीज़ें अपडेट होता रहेगा, सब चीज़ जो क्रक्स है, जो बेसिक टॉपिक है वो कभी नहीं बदलेगा, अपडेट होता रहेगा। बस जो भी नए नए न्यूज़ आएंगे। तो मिड डे ब्रेक में खबर आया है कि मुंबई के सामने आया अरबों रुपये का पीएफ घोटाला, जो जेट एयरवेज, वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह भी, आधी आबादी का सफ़र पूरा कर चुका है परमाणु बिजली घर। तो जो तारापुर स्थित भारत का पहला परमाणु बिजली घर, जो TAPS जिसे नाम दिया था, आधी शताब्दी का सफ़र पूरा कर चुका है। यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु बिजली घर था। तो यहाँ से PT में प्रश्न तो किया ही जाएगा। यहाँ से रिलेटेड जो परमाणु ऊर्जा है उसे मेंस में प्रश्न किया जा सकता है। और इससे अपडेट इंटरव्यू में न्यूज़ यह किया जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा पर इतना बल क्यों दिया जाए, भारत का लक्ष्य क्या है, इससे एक्सेट्रा जो भी टॉपिक है न्यूज़ किया जा सकता है। तो तीनों स्तर पर यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, तो इस न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे आज। देखिए इससे रिलेटेड जो परमाणु ऊर्जा है तारापुर, उससे रिलेटेड बहुत से न्यूज़ यहाँ पर की पॉइंट दिया गया। जैसे 1969 में शुरू किया गया था, 60 साल हो चुका है, ज़्यादा चलने की उम्मीद है। 22 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के आइकॉनिक वीक के अवसर पर जो यहाँ के डायरेक्टर है MS मुलकलवार, उनके द्वारा दी गई है कुछ जानकारी है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ जो 69 में शुरू किया गया था, 210 मेगावाट क्षमता वाले 2 बिजली घरों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अब 15 साल पूरी क्षमता के साथ काम करने के बाद 85 में दोनों रिएक्टरों में 160 मेगावाट क्षमता के साथ चलाया जा रहा है वर्तमान तक। यह भी देखने वाली बात है। यहाँ पर करेंट आप लोगों को PT ओरिएंट चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे देश भर में 22 परमाणु बिजली घर है, जिसमें 6780 मेगावाट बिजली प्राप्त किया जा रहा है। अगले एक दशक में परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता 22,480 मेगावाट पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो जो आप लोग को यहाँ से प्रश्न किया जाता है, हाल ही में प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है परमाणु ऊर्जा से PT में। तो आप लोग को ये न्यूज़ कवर करते रहना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कहीं भी ना छूटे। इससे रिलेटेड की पॉइंट है तो ज़रूर आप लोग को याद है, यह विस्तृत रूप से चर्चा कर दिया गया परमाणु ऊर्जा के बारे में। और परमाणु नीति से संबंधित आप लोग को वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में देख सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परमाणु ऊर्जा क्या है। तो किसी परमाणु के नाभिक ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। अब प्रत्येक परमाणु केंद्र में 2 प्रकार कण होते, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा अगर आसान भाषा में परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो यही है, जो आसान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर रखे, वही परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में। अब भारत में परमाणु ऊर्जा की प्रकृति क्या है, यह इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए कि भारत में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में 2 प्रकृति के रूप उपलब्ध है। जैसे यूरेनियम और थोरियम परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो निर्धारित है उद्देश्यों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तैयार और क्रियान्वित किया जाता है। 1962 का अधिनियम लागू है, ध्यान रखिएगा। परमाणु प्रकृति के रूप में यहाँ थोरियम और यूरेनियम के कॉन्सेप्ट पर जो डेवलप है परमाणु ऊर्जा, उसका उपयोग होता है। साथ ही साथ दिसंबर 2021 में सरकार ने संसद में बताया कि 10 स्वदेशी दाबित जो भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें
फ्लिप्ड मोड, ध्यान रखिएगा, फ्लिप्ड मोड के रूप में स्थापित किया जाएगा, जबकि 28 अतिरिक्त रिएक्टरों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसमें 24 रिएक्टर फ्रांस, अमेरिका, रूस से आयात किए जाएंगे, अर्थात बिल्ट एंड बाइल्ट पर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार महाराष्ट्र में जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक प्रथम मंजूरी दी गई है, और जैतपुर संयंत्र विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जो 9.6 गीगावाट क्षमता स्थापित करने वाले 6 अत्याधुनिक इवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर जो होंगे निम्न कार्बन वाली बिजली उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पीटी फैक्ट है, आप लोग को यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैतपुर संयंत्र के संदर्भ में महाराष्ट्र में कितना रिएक्टर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 24 रिएक्टर के स्थापना की बात की गई है, और यह 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के संदर्भ में भी बात फ्रांस के तकनीकी सहयोग। और परमाणु ऊर्जा ही क्यों, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, यह भी देखने को मिल सकता है। भारत थोरियम में उपलब्धता के मामले अग्रणी देशों में से है, जिसमें भविष्य में परमाणु ईंधन माना जाता है। थोरियम की उपलब्धता भारत में प्रथम राष्ट्र रखता है, जीवाश्म ईंधन मुक्त होने पर सपने साकार कर सकता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोयला गैस संयंत्रों की तुलना में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिचालन लागत सबसे कम होता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही रेडियोधर्मी ईंधन प्रबंधन और परमाणु संयंत्रों निपटाने जैसी लागतों को जोड़कर भी यह लागत कोयला लागत संयंत्र से 33 से 50% और गैस संयुक्त संयंत्र से 20 से 25% के बराबर है, अर्थात कम है। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन से राष्ट्र की वार्षिक रूप से लगभग $100 बिलियन, ध्यान रखिएगा, की बचत होती है, जो पेट्रोलियम और कोयले के आयात पर खर्च की जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है, इसलिए आपको यह ध्यान कुछ नोट से याद रखिएगा। वर्ष 2030 तक भारत 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 150.4 गीगावाट, जिसमें सौर ऊर्जा 48.55 गीगावाट, पवन ऊर्जा में 40.3 गीगावाट, लघु जल विद्युत में 4.83 गीगावाट, जबकि जैव शक्ति में 10.62 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो में 46.5 गीगावाट यह लक्ष्य है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी का वर्गीकरण अलग अलग स्तर पर है, कुल 150.54 गीगावाट का, जबकि भारत की परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली क्षमता 6.71 गीगावाट दिसंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार है। COP26 में भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोत से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी, और भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जिसकी अपेक्षा 2024 में 14.6 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा, जबकि 32 तक यही क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को यहाँ से प्रश्न किया जाता है और किया भी जा सकता है। यहाँ से जो लक्ष्य है 2023, 24 और 32 का, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही भारत का लक्ष्य है कि 2050 तक देश में 25% बिजली उत्पादन क्षमता का योगदान परमाणु ऊर्जा से होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 90 के दशक में वर्तमान में दोगुना यह प्राथमिक ऊर्जा के उपभोग के संदर्भ में आया है। भारत में परमाणु ऊर्जा भंडार 293 बिलियन टन का है, जिसमें अधिकांश योगदान पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का है। साथ ही साथ भारत के पास निम्नलिखित 5 बिजली ग्रिड है, जैसे उत्तरी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। दक्षिणी ग्रिड के अलावा इसके अन्य सभी आपस में जुड़े ग्रिड हैं, अर्थात सभी कनेक्टेड हैं। जो बिजली प्रदाता कंपनी है, सभी ग्रिड का संचालन राज्य स्वामित्व वाले भारत बिजली ग्रिड निगम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ विश्व में 16 देश 1/4 बिजली उत्पादन परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है, तो आप लोग के यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जाता है। फ्रांस अपनी ऊर्जा के 3/4 हिस्सा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है, जबकि बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, स्वीडन और स्लोवाकिया आदि, यूक्रेन आदि देश 1/3 बिजली आपको परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है। तो यूक्रेन हाल ही में चर्चा में रहा, वहाँ बार बार परमाणु जो संयंत्र वहाँ पर हमला किया जा रहा है, तो चर्चा में आप लोग देखते होंगे। वर्तमान में 31 देश लगभग 3,90,000 मेगावाट क्षमता के कुल 447 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान विश्व में केवल 8 देश जिसके पास परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन पावर जिसके पास है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
भारत, पाकिस्तान शामिल है, चीन भी शामिल है, सभी देश शामिल है इसमें 8 देशों में जो आपको। इसके विपरीत 55 देश ऐसे हैं जो 250 से सिविल अनुसंधान रिएक्टर संचालन में 55 देशों में 1/3 विकासशील देशों से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप लोग को पीटी में काम देगा। और अगर मेंस के की पॉइंट में अगर तौर पर यूज़ करते हैं तो आपके आंसर को और इम्प्रूव करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आंकड़ा आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए, नक्सलवाद पर आज एक नकेल कसने वाला एक रिपोर्ट आया है, तो सभी डाटा अपडेट किया गया। 23 अगस्त का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जरूर देखिएगा, वहाँ नक्सलवाद के संदर्भ में विस्तृत चर्चा किया गया। नक्सलवाद क्या है, यह क्यों बढ़ रहा है और नक्सलवाद को रोकने के लिए सरकार के प्रयास कौन कौन से, सभी पर चर्चा किया जा चुका है 23 अगस्त के न्यूज़ में। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और यहाँ से अपडेट डाटा को ज़रूर कर लीजिएगा वहाँ उस दिन के न्यूज़ में। अगर कुछ डाटा शेष रह गया, हालांकि सारे डाटे को वहाँ कवर किया जा चुका है, तो कुछ डाटा यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं, तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, रक्तजनित इतिहास कुछ जब घटित हुआ है तो यह भी आप लोगों को आंकड़ा के तहत आप लोगों को समग्र रूप से। अब देखिए, अंग्रेजी के मोह मुक्त हो रहा है भारत, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, इसमें विशेष कुछ बात करने की बात नहीं है। जो लेख है स्पष्ट तौर पर यह बात बोलता है कि मातृभाषा ही आपकी उन्नति का मूल कारक है और सभी को इस पर रहना चाहिए, और जो भी देश इस पर रहा है वो विकसित रहा है। अंग्रेजी जितना हम लोग हाइपोथेटिक बनाए हुए हैं, हाइपो जिसका हाइप बीप बनाए हुए हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं। 48 देश ऐसे हैं जहाँ भारत के अलावा जहाँ मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं है, और इसमें बहुत अजरबैजान है, इजराइल है, उज्बेकिस्तान है, सीरिया, इराक, अरब, ईरान, जॉर्डन, अमन, बहरीन, कतर, कुवैत, बहुत सा नाम है, चीन, ताइवान, श्रीलंका। यूरोप के अंग्रेजी की भाषा को माना जाता है, पर यूरोप के 43 देशों में से 40 की भाषा अंग्रेजी नहीं है। ध्यान रखिएगा, एडॉप्ट तो करता है अंग्रेजी को, पर वहाँ पर जो मातृभाषा है, जैसे यूरोप जर्मन में जर्मनी है, इटली में इटालियन है, इसी प्रकार सभी देशों में, अपने 40 देशों में जो यूरोप के हैं, वो इसका उपयोग अपने मातृभाषा के रूप में। इसलिए उन्नति का एक मार्ग है, जो भी देश अपने मातृभाषा का उपयोग अधिक तरीके से करता है तो बेहतर संसाधनों का उपयोग करता है। और साथ ही साथ 15 अगस्त में जो पंच मंत्र दिया गया है, जो आपको न्यूज़ में भी कवर किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, यह गुलामी का हर मानसिकता से मुक्ति देगा। इस पर भी चर्चा लेखक के द्वारा किया जाता है, जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों को देखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप लोग को सारे न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। साथ ही आगे देखिए एक न्यूज़ होगा, बस उसी के साथ आज न्यूज़ जो एनालिसिस है वो समाप्त हो जाएगा। कच्चा तेल खरीद रहा है, दोहरा रवैया अपना रहे पश्चिमी देश, रूस का यह कहना है। तो आपसी संबंध को बढ़ावा देने की कुछ बातों को स्पष्ट किया गया, जिसे रेखांकित कर दिया गया। तो आप लोग न्यूज़ जो PDF मिलता है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे विस्तृत चर्चा पहले भी की जा चुकी है। जब भी सस्ता तेल, भारत की नीति है, जो देश सस्ता देगा हम उसी से परचेज करेंगे, और यह हमारे जनता हित के लिए है। तो यह स्पष्ट रूप से बात की जा रही है, और रूस इसका समर्थन भी कर रहा है। और तेल नीति क्या होती है, तेल नीति किस प्रकार से तेल का निर्धारण और तेल के मूल्य का निर्धारण होता है, बकेट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बकेट क्या है, और डीजल को कब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर डीजल मूल्य निर्धारित किया जाता है, पेट्रोल, सभी पर चर्चा पहले किया जा चुका है। तो आप लोग ज़रूर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा और आप लोग को यहाँ पर न्यूज़ कवर हो जाएगा। देखिए, वज्र प्रहार कल जो हो रहा था उसका समापन हो चुका है। कल वज्र प्रहार जो भारतीय सेना और जापान की अमेरिकी सेना द्वारा जो संयुक्त रूप से की जाती है वज्र प्रहार, उसका समापन जो हिमाचल प्रदेश के बगलोह क्षेत्र में किया जा रहा था, उसका समाप्ति। यह PT ओरिएंट है, आप लोग को न्यूज़ कवर किया जा सकता है। कल देखिए जीत हुई है। साथ ही साथ कुछ है, देखिए आप लोग यहाँ से PT से प्रश्न किया जा सकता है कि कोहली ने खेला रिकॉर्ड मैच, तो 100 मैच खेल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच, जिसमें रोहित शर्मा सबसे अधिक 133 मैच खेले, उसका शोएब मलिक 224। सभी का आप लोग लिस्ट याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। अब तक कितने भारतीयों ने 100 से अधिक मैच खेला है, तो यह भी प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो आज के दैनिक न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट कल हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए न्यूज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो भी चीज़ें दी जा रही आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, और हमारा सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए, और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। और
जो भी लिंक दिया हुआ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं और अपने स्टडी को और भी स्टैंडर्ड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, कल हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।